हेलो बच्चों, मैं शुभम। स्वागत है आपका अपने चैनल फार्मेसी विद शुभम पर, जहां पर मिलती है आपको फार्मेसी से रिलेटेड सारे अपडेट या सारी न्यूज या फिर फार्मासिस्ट की जो भी वैकेंसी निकलती हैं उनका सारे अपडेट मिलते हैं आपको इसी चैनल पे फार्मेसी विद शुभम पर। और इसी में मिलते हैं आपको लेक्चर्स, चाहे वो डी फार्मा के ले लें या फार्मेसी के ले लें, तो उससे रिलेटेड सारे वीडियो मिलते हैं आपको इसी चैनल पे फार्मेसी विद शुभम पर। और नर्सिंग से रिलेटेड भी कुछ अगर कोई जानकारी हमको मिलती है तो वो भी हम शेयर करते हैं इसी चैनल पे फार्मेसी विद शुभम पर। तो आज का जो टॉपिक है, आपको गाइडेंस कराना है हमको कि जैसे एग्जाम चालू हो गए हैं AKTU के। जैसे कि आज का एग्जाम था फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का, जो कि बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट एग्जाम था आज। तो उनके लिए एक दिमाग में हमको आया है कि कैसे एग्जाम लिखें, कैसे हम मार्क गेन करें। पहले तो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को इतना दिमाग में होता नहीं है कि हम कैसे लिखें कि मार्क ज़्यादा से ज़्यादा हमको मिल सकें। तो वही चीज़ को दिमाग में रखते हुए हमने आज का वीडियो उसी टॉपिक पे बनाया है, AKTU एग्जाम गाइडेंस। कैसे क्या गाइडेंस मैं करूंगा उसी चीज को आप लोग वीडियो में देखिएगा, और वीडियो में लास्ट एंड तक बने रहिए, तभी आप लोगों को जो है मेन बातें हैं वो पता चलेंगी। और वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि स्किप करेंगे तो कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वो छूट जाएगा। तो आप स्किप मत करिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा और आप अच्छे मार्क गेन कर पाएंगे। ठीक है, अपने टॉपिक आज का आपका है AKTU एग्जाम गाइडेंस। AKTU जो कि अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो एग्जाम करा रही है इस समय। जैसे कि आज का एग्जाम था आपका फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का, तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा और पेपर भी अच्छा किया होगा, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ ऐसा कुछ रह गया होगा कि छूट जाता है, या फिर टाइम का मैनेज नहीं कर पाते हैं कि कैसे टाइम मैनेज करें कि हमारा पूरा पेपर हो जाए, या फिर एक यूनिफॉर्मिटी की ऐसे में मुझे लिखना है आंसर, और थोड़ा अच्छा तरीका की एग्जामिनर देखे और कॉपी को देखकर ही वो यानी कि खुश हो जाए। लेकिन वैसे तो अभी जो कॉपी है वो जांच होती है, एनालाइजिंग कोई एक मशीन है उसके द्वारा एनालाइज होती है या जांच होती है। तो उसके लिए हम आज वो वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो चलते हैं, पहला पॉइंट क्या है कि कौन सा पॉइंट दिमाग में रखकर हम ये कॉपी लिखते हैं। तो पहला पॉइंट यही है कि टाइम मैनेजमेंट। अब बात आती है टाइम मैनेजमेंट की। तो टाइम मैनेजमेंट मतलब कि ये होता है कि आपको 35 पेज की कॉपी मिलती है, 32 या 35 पेज की कॉपी मिलती है। तो आपको ये पहले से मैनेज करना होता है। इसे 3 सेक्शन आते हैं, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C। 3 सेक्शन आते हैं, जिसमें कि सेक्शन A में आपको 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं जो कि 10 करने होते हैं। सेक्शन B में आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं, 3 क्वेश्चन आए हुए होते हैं जिसमें 2 क्वेश्चन करने हुए होते हैं जो कि 10-10 नंबर के हुए होते हैं। ठीक है, उसके बाद सेक्शन C की अगर बात करते हैं तो सेक्शन C में लगभग 8 या 9 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कि आपको 7 क्वेश्चन करने होते हैं जो कि 5-5 नंबर के होते हैं। तो टोटल 75 नंबर का आपका पेपर ये रहता है बी फार्मा में। ठीक है, तो ये वीडियो स्पेशली हम बी फार्मा वाले स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं। ठीक है, ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो ये जो है हम बताए ना सेक्शन 3 सेक्शन में आता है, तो आप लोगों को पहले ही दिमाग में मैनेज कर लेना है कि जब कि किस क्वेश्चन में या किस सेक्शन में कितना टाइम देना है, ये सब मैनेज कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले अगर आपके पास कॉपी मिलती है, ठीक है, कॉपी सबसे पहले मिल जाती है, तो कॉपी को क्या करते हैं आप नाम फिल करते हैं, रोल नंबर फिल करते हैं, और भी जो भी इंफॉर्मेशन रहती है वो फिल करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, आपको लेना है ब्लैक स्केच और स्केल लेना है। ठीक है, उसके जरिए आप जो है जैसे कि कॉपी रहती है तो कॉपी में ऐसे ये लाइन रहती है, एक मार्जिन लेके ऐसे बना देते हैं, तो जो है एक अच्छा देखने में लगता है। तो ये क्या कर लेते हैं, पहले ही सारे पेज में ये कर लेते हैं। ठीक है, ये एक पहला काम होगा। दूसरी बात ये, जब आप लोगों को पेपर मिलता है, पेपर जब मिलता है तो आप क्या करें, पेपर में पहले बात तो आप रोल नंबर डाल लीजिए और नाम का अगर सेक्शन है तो नाम डाल लीजिए। ठीक है, तो ये चीज हो गई। इसके बाद आप क्या करेंगे, अब बात आती है कॉपी लिखने की। अब आपको पेपर मिल गया है, तो पेपर मिल गया, आप तुरंत कोशिश करें कि लिखना स्टार्ट ही कर दीजिए, क्योंकि आपको पेपर इतना ऐसा बनाया ही जाता है कि आपको जो ये 3 घंटे मिले हैं तो वो पूरा उसी सुटेबल टाइम के लिए ही मिले हुए होते हैं। 3 घंटे 15 मिनट का पेपर लगभग होता है। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट में यही हमें देखना है कि जैसे कि सेक्शन A के क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं कि मुझे नहीं आ रहे हैं, तो आप ऐसा सेक्शन उठाइए जिसमें कि आपको सारे क्वेश्चन आ रहे हों। ठीक है, तो अगर वो आप सेक्शन पहले उठाते हैं तो वो आप आसानी से कर लेंगे। उसके बाद कम आ रहे हैं वो कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट में जो कम आ रहा है, जिसमें सबसे कम आ रहा है वो लास्ट में ट्राई करिए। तो टाइम मैनेजमेंट ऐसे ही करेंगे कि आप इतना टाइम इस क्वेश्चन को देंगे, इस सेक्शन में इतना टाइम देंगे, इस सेक्शन में इतना टाइम देंगे, तो आपको मैनेज हो जाएगा और आपको 3 घंटे में पूरी कॉपी आप फिल कर सकेंगे, भर सकेंगे, जिससे आपको अच्छे मार्क गेन कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट आपका है वे ऑफ प्रेजेंटेशन। वे ऑफ प्रेजेंटेशन में क्या देखते हैं कि जैसे कि कॉपी तो मैंने लिख दी है। एक बच्चा होता है कॉपी बहुत ही ढंग से लिखता है, यानी कि बढ़िया स्केल से या कलरफुल तो पेन यूज नहीं करने हैं, एक ब्लैक और ब्लू पेन यूज करने हैं, लेकिन
क्या है स्केच ले लेता है, स्केच कलर ले लेता है, या हाईलाइटर ले लेता है ब्लैक या ब्लू कलर का ले लेता है, तो उससे क्या होता है, उससे स्केच से उसका मार्जिन लाइंस खींच देता है और सेक्शन के बाद ऐसे अंडरलाइन कर देता है, बोल्ड कर देता है, ठीक है। तो ये सब जो पॉइंट, ये रिप्रेजेंटेशन कैसे क्या लिखना है, और आंसर लिखने से पहले उसने सेक्शन ए डाला है, फिर आंसर 1 का ए या बी जो भी कर रहा है वो लिख के उसके बाद उसने हेडिंग डाली, जैसे कि आपको लिखना है न्यूट्रिएंट्स या कॉस्मेटिक लिखना, तो पहले उसने कॉस्मेटिक लिखा है और उसमें पूछा है राइट एनी 2 एडवांटेज एंड 2 डिसएडवांटेज ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स, तो वो भी एडवांटेज की हेडिंग डाल दी, एडवांटेज ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल, डिसएडवांटेज, उसके नीचे फिर अंडरलाइन उसने कर दिया है। तो ये जो अंडरलाइन करने से पॉइंट जो होते हैं बहुत ही बाहर से दिख जाते हैं कि हाँ इसने अच्छा लिखा है। और अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो आप ब्लैक पेन से, जैसे ब्लू पेन से आप आंसर लिखते हैं, उसमें अगर ब्लैक पेन यूज कर लीजिएगा आप अगर एग्जांपल लिख रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जो एग्जामिनर रहेगा उसके सामने ये पॉइंट्स आ जाएंगे और क्लियर हो जाएगा कि हाँ बच्चे ने अच्छा लिखा है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है। तो आप जितना ही अच्छा रिप्रेजेंट करेंगे कि हाँ बहुत ही अच्छे ढंग से हमने कॉपी लिखी है, बहुत ही क्लियर लिखी है, ठीक है, तो वो एग्जामिनर पे बहुत अच्छा दिमाग में उसके जाता है कि वो इरिटेट नहीं होता है और अच्छे दिमाग से वो कॉपी चेक करता है और आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट आपका है यूज ऑफ हेडिंग। हेडिंग मैंने की बताया ना, रिप्रेजेंटेशन, उसी के अंदर ये हेडिंग वाला पॉइंट आ गया कि अगर आपको क्वेश्चन मिल जाता है कोई, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, अगर बात करते हैं एचएपी की, जैसे कि अगला पेपर आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का है, तो उसमें आपको क्वेश्चन रहता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट पर आप शॉर्ट नोट लिखिए, ठीक है। तो साइनोवियल जॉइंट लिखने से पहले तो लिखेंगे सेक्शन कौन सा है, उसके बाद आंसर नंबर कौन सा है, ठीक है, उसके बाद आप यहाँ हेडिंग डालेंगे साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट आप जब डालेंगे फिर उसके नीचे भी अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है, उसके बाद हेडिंग डाल के आप स्टार्ट कर देंगे कि क्या साइनोवियल जॉइंट होता है, ठीक है, उसके बारे में, साइनोवियल जॉइंट के बारे में, उससे रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर रहेंगे वो आप और फिर हेडिंग डाल के लिख देंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको डिस्कस करनी रहेंगी हेडिंग डाल के, तो जिससे क्या होगा कि वो क्लियर रहेगा और तो और जो एग्जामिनर रहेगा, जो चेक करता है, जो असेस करता है कॉपी को, उसको भी आसानी रहेगी, उसको भी पढ़ने में आसानी कि उसने अच्छा लिखा है, तो यानी कि उसके दिमाग में भी ये बैठ जाता है कि हाँ ये अच्छा ही लिखा होगा, क्योंकि इसका रिप्रेजेंटेशन और ये जो लिखने का तरीका है ये इसको अच्छे से आया है, तो यानी कि काफी अच्छी ही होगी, ठीक है। और चौथा पॉइंट है ब्लू एंड ब्लैक पेन या हाईलाइटर। अब बात करते हैं पेन कौन कौन से यूज करेंगे, ये भी तो आपके लिए पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो कौन कौन से पेन लेके जाएंगे। पेन आपको ब्लू और ब्लैक ले जाना है, इसके अलावा आपको एक स्केल ले जानी है और एक ब्लैक स्केच लेना है। स्केच मतलब कि हाईलाइट और ब्लैक स्केच या ब्लू स्केच, 2 स्केच ले लेने हैं, ठीक है। इससे क्या रहेगा, आप अगर लाइनिंग कर रहे हैं तो ब्लैक स्केच से कर सकते हैं, हेडिंग के नीचे आप अंडरलाइन कर सकते हैं स्केच से, ठीक है, और ब्लू ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके बाद 6 पॉइंट है आपका क्लियर इंस्ट्रक्शन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके लिए, क्लियर इंस्ट्रक्शन, क्योंकि आप अगर क्वेश्चन लिख रहे हैं, कोई भी आंसर लिख रहे हैं, तो उसमें अगर इंस्ट्रक्शन आपने लिखा है, जैसे कि आपने लिख दिया 1A, अब उससे क्या होगा, एग्जामिनर जो रहेगा वो इरिटेट होगा कि 1A मतलब कि कौन सा किस पार्ट का 1 का A है ये क्वेश्चन, तो उसको थोड़ा तो इरिटेशन होगी कि हाँ, फिर वो समझेगा आंसर, अगर पढ़ेगा तब वो ध्यान देगा कि हाँ ये इस सेक्शन का 1A है। तो आप क्या करेंगे, क्लियर इंस्ट्रक्शन देंगे, बढ़िया ब्लैक स्केच में हेडिंग डालेंगे सेक्शन, फिर ए या बी जो भी सेक्शन रहेगा, उसके बाद आंसर, जो भी आंसर रहेगा वो 1 का ए या 2 का बी जो भी आंसर रहेगा वो लिखेंगे। उसके बाद अच्छे से हेडिंग डालेंगे बड़े बड़े बोल्ड अक्षरों में, ठीक है। उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे आंसर। तो इंस्ट्रक्शन जो है वो आपको क्लियर देने हैं ताकि जो एग्जामिनर रहे वो कॉपी जो जांच करे तब आपको अच्छे नंबर दे सके। फिर क्या है, स्टार्ट पेपर इमीडिएटली। मैंने बताया था कि आपको अगर पेपर मिलता है तो आप क्या करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि पेपर पहले आप रीड कर लो कि ये कर लो, तो आप क्या करिए, पेपर मिलता है एक सरसरी निगाह से देख लेते हैं कि क्या है पेपर में, बस ऐसे गए ऐसे देखते चले गए, बाद में क्या उठाया कि सेक्शन उठाते हैं। मेरा तो मानना है कि मैंने अगर पेपर मैंने किया तो पेपर मैंने सेक्शन बी उठाता था, पहले मैं लॉन्ग कर लेता, लॉन्ग करके, क्योंकि बाद में जो है टाइम, क्योंकि वेरी शॉर्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, ऐसा पूछ लेता है कि आप लोगों को वो क्वेश्चन उस समय नहीं आते होते हैं, तो क्या करते हैं वो लास्ट में चूज करते हैं। तो सबसे पहले लॉन्ग उठाते हैं 10 नंबर वाले क्वेश्चन, 10 नंबर वाले 2-2 क्वेश्चन कर देते हैं, उसमें लगभग 3 पेज या 3.5 पेज जैसा क्वेश्चन है उस हिसाब से डिपेंड करता है, 3 पेज या 3.5 पेज का लिखते हैं 10-10 नंबर के क्वेश्चन। उसके बाद उठाते हैं शॉर्ट यानी कि सेक्शन सी उठाते हैं, उसमें जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो क्वेश्चन करके
खत्म करते हैं। उसके बाद उठाते हैं वेरी शॉर्ट। वेरी शॉर्ट का उठाते हैं तो वेरी शॉर्ट में कुछ ऐसे ट्रिक से पूछते हैं क्वेश्चन कि आप लोगों को नहीं आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो आप लोगों को दिमाग में होंगे लेकिन वो ऐसे ट्रिक से पूछ लेते हैं कि वो आपको नहीं उस समय आते होते हैं। तो यही कोशिश करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन पहले उठाते हैं जो पहले हो सके, जिससे आपका टाइम भी मैनेज हो सके और आपका पेपर भी पूरा हो जाए, ठीक है। इसके बाद अब सीरियल वाइज जो की बात की उन्होंने कि सीरियल वाइज से क्या रहता है, जो एग्जामिनर रहता है उसको भी आसानी रहती है कि हाँ इसने सेक्शन ए से शुरू किया है तो इसको सेक्शन ए के ही सारे क्वेश्चन मिलेंगे, सेक्शन बी से स्टार्ट किया तो सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये जो है ये पॉइंट बहुत ही अच्छा पॉइंट इन्होंने बताया कि सीरियल वाइज। अब अगर आप सेक्शन बी भी उठाते हैं तो सेक्शन बी में अगर सारे क्वेश्चन आपको कर ले, सेक्शन बी में 2 ही क्वेश्चन आपको करने रहते हैं, तो वो क्या करेंगे, सेक्शन बी अगर उठाएं तो सेक्शन बी 1 का ए, फिर ये खत्म हुआ, फिर सेक्शन बी आंसर 1 का बी, ये अगर करके करेंगे सीरियल वाइज अगर आप करेंगे तो जिससे कि एग्जामिनर भी खुश रहता है कि हाँ अच्छे से बंदे ने कॉपी लिखा है। सीरियल वाइज तो उसको भी ये भी दिक्कत नहीं रहती है कि ये क्वेश्चन कौन से नंबर का है, ये कौन से सेक्शन का क्वेश्चन इसने यहाँ कर दिया है, ये चीजें उसको फिर पेपर देखना पड़ता है। तो इसको थोड़ा सा इरिटेशन या दिमाग में थोड़ा उसका दिमाग में परसिस्टेंस बन जाता है कि बंदे ने इधर उधर घुमाया है या पेपर ढंग उसको लिखना ढंग नहीं आता है, तो ये उसके दिमाग में बन जाता है पॉइंट, ठीक है। इसके बाद मेन पॉइंट अंडरलाइन, जो मेन पॉइंट्स रहते हैं मैंने पहले ही बोला था, जो भी पॉइंट्स रहते हैं या हेडिंग रहती हैं वो उनको बोल्ड कर देंगे या फिर ब्लैक स्केल या फिर अंडरलाइन कर देंगे। इसी तरह एग्जाम्पल जो रहेंगे उनको भी आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल को भी बोल्ड कर देंगे या ब्लैक पेन से कर देंगे, ठीक है। तो ये चीजें पॉइंट भी बहुत ही ज्यादा क्लियर आप लोगों को होता है। इसके बाद डायग्राम की बात करते हैं, डायग्राम या फ्लो चार्ट। डायग्राम की जब हम बात करेंगे तो डायग्राम अगर हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के पेपर करते हैं तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में ऐसा होता है कि बहुत सारे डायग्राम रहते हैं। कहीं पर स्केलेटल सिस्टम का डायग्राम बनाना रहता है, या कहीं ह्यूमरस बोन का बनाना रहता है, या फिर सेल का बनाना रहता है, यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक सेल का बनाना रहता है। तो आप क्या करिए डायग्राम, तो वैसे तो पहले तो क्या पेंसिल से बनाना रहता है, लेकिन पेंसिल से क्या होता है कि वो जो बहुत हल्के कलर की पेंसिल होती है ना, तो वो जो है उसका जब जांच करते हैं तो क्लियर दिखती नहीं है। तो आप कोशिश करिए कि डॉटेड पेंसिल ले लीजिए या फिर पेन से बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि आप अगर रिवाइज करेंगे घर पर तो 1-2 बार रिवाइज करने पर क्या होता है वो उसी ढंग का बन जाता है और उसमें लेबलिंग अच्छे से कर दीजिए, ठीक है। तो ये कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा फिगर बनाइए, जो भी क्वेश्चन पूछे उसका फिगर बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। और तो अब मैंने बात की फ्लो चार्ट की। फ्लो चार्ट अगर आप पैथोफिजियोलॉजी का पेपर दे रहे हैं या फार्माकोथेरेपिस्ट का दे रहे हैं तो उसमें क्या होगा, कोई भी डिजीज रहती है तो उसका अगर हम फ्लो चार्ट में बताते हैं तो आपको भी अच्छे से समझ में आता है कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे पढ़ा है, तो ऐसे फ्लो चार्ट को समझने में भी आराम रहती है और आपको लिखने में भी दिक्कत नहीं होती है कि हाँ वो चीज याद भी हो जाता है, ठीक है। उसको आप थ्योरी में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। फ्लो चार्ट बनाने से एग्जामिनर पे भी दिमाग में फर्क पड़ता है कि हाँ इस बंदे ने पढ़ा है तभी ये फ्लो चार्ट बना पा रहा है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मतलब कि जैसे कि आपने सेक्शन सी उठाया है तो सेक्शन सी के सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट ही करने हैं, चाहे आप लास्ट में करें जाके, लेकिन मैंने बताया ना कि सीरियल वाइज, तो आप कोशिश करिए कि वो अगर आप वहां पर नहीं कर पा रहे हैं तो आप वहां पर स्पेस छोड़ दीजिए, लास्ट में कर सकते हैं वहां पर आप, ठीक है। तो ऐसा करिए कि क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करिए। उससे नहीं वो बिल्कुल प्रॉपर वो चीज नहीं आ रही है तो उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ आ रहा है तो वो लिखने की कोशिश करिए कि हाँ ये होता है, जैसे कि आपको फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में होता है कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन या एसिड बेस टाइट्रेशन की बात करते हैं। तो एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में अगर आपको पूरी तरह से नहीं आ रहा है तो लेकिन ये तो पता है एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, टाइट्रेशन क्या होता है, तो उससे रिलेटेड भी थोड़ा बहुत मैटर लिख सकते हैं। और तो और अच्छा मैटर लिखने की कोशिश करिए, ये भी पॉइंट रहता है कि हाँ उससे रिलेटेड मैटर होना चाहिए जो क्वेश्चन है, क्योंकि ज्यादा अगर आप बाहर कर लिखेंगे तो एग्जामिनर के दिमाग में एक परसेप्शन बन जाएगा कि हाँ ये बंदे हमको घुमा रहा है, ये सही से नहीं लिख रहा है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जो है क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करिए, ठीक। जब सारे अटेम्प्ट करेंगे तो एग्जामिनर अगर अटेम्प्ट करने का भी नंबर दे रहा है तो 1 नंबर तो अटेम्प्ट करने का देगा ही, ठीक है। इससे आपकी बैग नहीं लगेंगे, ठीक है। ये और तो इसके अलावा मैंने बता दिया कि अगर आपके पास लास्ट में टाइम बनता है तो उसके बाद क्या करेंगे, अगर सारे क्वेश्चन कर दिए हैं तो आप जो स्केल रहेगा उससे स्केल से आप सारे क्वेश्चन को कर दीजिएगा, एक बॉर्डर बना दीजिएगा, मतलब कि ब्लैक स्केल से स्केल कर दीजिएगा, ये क्वेश्चन हो गया, इसके बाद ये कर दीजिएगा। तो इससे क्या रहेगा और अच्छा दिखेगा, रिप्रेजेंटेशन जो है और अच्छी दिखेगी, ठीक है। तो ये आपको मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो रहा होगा
और इससे रिलेटेड कोई भी अगर आप लोगों को एग्जाम में डाउट आते हैं कि हाँ ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, इसमें मार्क मेरे क्यों कम आ रहे हैं, तो उससे लेकर कोई भी अगर आपका डाउट रहता है तो कमेंट करिए, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए और वीडियो को शेयर भी करिए और मेरे चैनल को जो है फार्मेसी विद शुभम उसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सके, आपके लाभ के लिए वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।